अतिथि सम्मान्य फादर फेलिक्स में दीपक जनता हायर सेकेंडरी स्कूल हराड़ीपा के प्राचार्य श्री टेलेस्पोर्ट मिंज शासी निकाय के उपाध्यक्ष, उपस्थित सभी मेरे शिक्षक वृंद, सभी माता पिता, मेरे प्रिय विद्यार्थियों और यहाँ पर सभी गणमान्य अतिथियों, आज मैं कुछ बातों को याद कर रहा था इसी स्कूल के बारे में। साल 1989-91 में इस स्कूल को धर्म प्रांत के हाथ में सौंपा गया था और यहाँ रहकर मैं इस स्कूल की स्थापना के समय जो शासी निकाय के सदस्य थे उनसे कई बार मिला भी करता था और तब शुरू में जो कठिनाई हुई थी स्कूल का संचालन में कई बार मेरे साथ साझा किया करते थे और उनकी जो टीम थी, उनका जो दल था, कई बार उस समय के धर्मेंद्र स्वर्गीय विक्टर किंगो थे, उनके पास जा जाकर निर्णय विनय करते थे कि हमसे स्कूल चलाना संभव नहीं है, इसलिए कृपया इस स्कूल को आप ले लीजिएगा और आपके द्वारा इसका प्रबंधन होगा तो शायद अच्छी तरह से स्कूल चलेगा। कई बार जाने के बाद में बहुत मुश्किल में उन्होंने तब हामी भरी थी और इसके बाद शुरू में उन्होंने 2 फादरों के यहाँ भेजा था और तब जब यहाँ पर आई उस समय थी स्कूल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अभी काफी परिवर्तन आ गया है। यहाँ आपके पीछे जो घर बना है इसको बनाने के लिए हमारे कुछ मित्रगण सामने आए थे, उन्होंने सहयोग राशि दी थी। बाद में उधर जो छात्रावास बना है उस छात्रावास को बनाने के लिए यहाँ भारत में एक, इसको हम बोलते हैं कारिटास इंडिया, उनकी ओर से कुछ सहयोग राशि दी गई थी। और जब मैं 1991 ईस्वी पर आया तो देख रहा था कि यहाँ पर छात्र छात्राओं के लिए पानी पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी और यहाँ के विद्यार्थी पानी पीने के लिए हमारे चीकपाड़ जाया करते थे। चीकपाड़ में साथ एक ही बोरवेल था और तब स्टाफ वालों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए पानी बाहर से ढोकर लाते थे। आप इस प्रकार से पानी की व्यवस्था होती थी और यहाँ पर जो छात्रावास जो थे अपने ही रहने के लिए इधर स्कूल घर के पीछे छोटा सा एक घर बना थे जिसमें कि मधुबन से, छिछली से और एकाम्बा तरफ से विद्यार्थी आते थे, उसमें रहते थे। समय समय परिवर्तन आया है और तब जिस प्रकार से उस समय के शासी निकाय के हमारे माता पिता थे, उनका जो विचार था कि इस कोना में हम स्कूल चलाएंगे और तब इस क्षेत्र से उस समय सड़क की व्यवस्था भी नहीं थी और तब हमारे माता पिता जिनको कि अपने बेटों को पढ़ाने की अलग इच्छा थे, उनको कभी घोलें, कभी घाघरा, कभी और कुनकुरी लिया करते थे, तकलीफ होती थी। उसी को तो दूर करने के लिए स्कूल के यहाँ पर खोलने का उन्होंने प्रयास किया था। अभी कुछ सुविधा आ गई है तो मैं हमारे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा ये सुविधा का क्या आपको कुछ लाभ हो रहा है, आपको कुछ लाभ हो रहा है। हमारे माता पिता उनका सपना था इस कोरोना राज्य में एक स्कूल खोला जाएगा, नजदीक में स्कूल रहेगा तो हमारे बेटे पैदल ही आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे यहाँ पर और उसके बाद में अपना जीवन के प्रकार से साकार करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पता नहीं तब आज हमारे बच्चे इस प्रकार की इतिहास को समझते ही नहीं। थोड़ा सा गंभीर बनने की आवश्यकता है। एक सपना था हमारे माता पिताओं का 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले कि हमारे बेटे बेटियां बासी भात खाकर ही आएंगे और पढ़ेंगे यहाँ पर कम खर्चा में। लेकिन आज मैं शुरू में सुन रहा था शासी निकाय की जो मीटिंग हुई थी इसी वर्ष, उसमें एक संकल्प लिया गया है कि यहाँ पर इस स्कूल परिसर में मोबाइल का उपयोग वर्जित रहेगा। आजकल मैं देखता हूँ कि हमारे कई विद्यार्थी ना इतना अधिक समय मोबाइल में व्यतीत करते हैं ना, पढ़ाई में कम, लेकिन तब मोबाइल में उनका समय इतना ज्यादा खर्चा होता है और जिससे तब आज परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है। जब मैं बोल रहा हूँ तो बहुत के शायद मोबाइल में कुछ देख लेंगे ना, इसलिए हम एक प्रकार से गुलाम बन गए हैं मोबाइल के नाम।
आप मोबाइल जरूर उपयोग कीजिए, लेकिन सीमा रखिएगा। कोई आपके माता पिता कहीं मान लो दूर में है, भाई बहन फोन करते हैं, फोन अटेंड कीजिएगा, उसके बाद में आप अपना काम कीजिएगा। लेकिन तब आप कहीं बैठ के दोस्तों के साथ में 1 घंटा 2 घंटा उसी में समय बिता रहे हैं, तो आप कहाँ से पढ़ाई करेंगे। और इसलिए नियम बनाते स्कूल में मोबाइल वर्जित रहेगा, आप पढ़ाई में ध्यान दीजिएगा। और तब ऐसा करते हुए अपने जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। अभी समय बहुत बदल गया है, आप न्यूनतम अंक लाएंगे परीक्षा में। मैं सुन रहा था कई विद्यार्थी अच्छा कर रहे हैं, उसी के समान आपको भी कर सकना चाहिए। लेकिन तब एक चुनौती को आपको स्वीकार करना होगा कि मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, और तो उस सोच से आप काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो प्रत्येक को तब सफलता मिलेगी। लेकिन हमसे होगा नहीं बोल के आप चुपचाप रह जाएंगे और हताश हो जाएंगे, तो आप कर नहीं सकेंगे। सदा आप एक कहानी को जानते हैं ना, कई बार उसको बताया जाता है, शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है। कहीं आप जाएंगे 2 या 3 दिन का कहीं पर, जिसको कार्यशैली बोलते हैं ना, कहीं पर आपको बताते हैं, कहीं पर कोई आदमी वो मुर्गा पालने का एक प्रकार से रुचि रखता था, और एक बार वो जंगल घूमने गया था, और जंगल में हमारे क्षेत्र में न कभी हम लोग घोंसला को देखते हैं, तो बाज पक्षी के अंडा दी थी ना, एक ही अंडा थी, उसको उठा के लाता है। और तो अपने घर में एक मुर्गी थी, तो लगभग सेने के लिए बैठी थी अंडे को, तो उसी में तब ये बाज पक्षी के अंडे को डाल देता है ना। 3-4 अंडे थे मुर्गी के अपने, बाज पक्षी के एक अंडा उसमें डाल देता है, और समय आने पर तब सब में चूजे आ जाते हैं, और बाज पक्षी का जो अंडा था उसमें भी बाज पक्षी का चूजा आ जाता है। ये साथ साथ में बढ़ते हैं ना, और तो मुर्गी उसको घुमाती साथ साथ में, चारा खोजती है, मुर्गी का चूजा भी है, बाज पक्षी का चूजा भी साथ में घूम रहा है। और एक बार एक आदमी आता है उसके पास में, और ये देखता है कि मुर्गी चूजों को घुमा रही साथ में, और उसमें एक चूजा अलग प्रकार का दिखता है। पहचान जाता है आदमी कि ये वास्तव में मुर्गे का चूजा नहीं है, ये बाज पक्षी है, उसका चूजा है। जब ये बढ़ जाता है तो ये मुर्गी के चूजे के समान ही ना, बाज पक्षी के चूजा को उड़ सकना चाहिए, लेकिन तब साथ में रहकर वो भी उसी प्रकार मुर्गी के समान उड़ ही नहीं सकता है ना। तो यह कोशिश करता है इसको बताने के लिए कि तुम्हारा अलग स्वभाव है, तुम उड़ सकते हो, और तब उसको थोड़ा सा ऊंचाई पर रखकर बोलता है कि तुमको उड़ना है, तुम बाज हो, इनके साथ तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा, तुमको ऊंचाइयों पर जाना है। और तब उसको थोड़े ऊंचाई पर रखकर तो उसको वहां से ढकेल देता है, लेकिन चूंकि अभ्यास नहीं किया था वो गिर जाता है। ये हताश नहीं होता है, बोलता है तुम बाज पक्षी हो, तुमको उड़ना है, इनके साथ नहीं रहना है, तुम्हारा अलग प्रकार का जीवन है। और उसको उस प्रकार से मेहनत करता है। और एक दिन तो बहुत सवेरे, और कुछ बढ़ने के बाद में बहुत सवेरे सूर्योदय के पहले तो उसको पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। सूर्योदय के पहले काफी बड़ा हो गया था, जैसे सूर्योदय होता है सूर्य की ओर उसका चेहरा करता है, उसके बाद में ये बाज पक्षी सूर्य के प्रकाश को देख के फड़फड़ाता है ना, उस समय वो तब उठा के उसको छोड़ देता है ना, और एक प्रकार से आवाज निकलती है बाज पक्षी के उस बच्चे से, उसके बाद में उड़ के भाग जाता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत बार ना हम अपने स्तर के लोगों से रहकर से आदी हो जाते हैं, हमसे नहीं होगा, लेकिन तब इसको दृष्टांत रूप में सुनाते हैं। हमारा स्वभाव अलग अलग चीज करने हमें क्षमता है ना, लेकिन तब हम कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं विद्यार्थियों से उनको बताना चाहूंगा कि अगर हम कोशिश करेंगे, हमको वहां तक जाना है, मेरा लक्ष्य रहेगा, तो हम जरूर वहां पर पहुंचेंगे। तो आज के दिन में जैसे आप यहाँ पर एनुअल डे मना रहे हैं, प्राचार्य से रिपोर्ट कहा गया, आपको सजाने संवारने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं, वो आपके जीवन के निर्माण के लिए है। आप खेल कूद करते हैं, हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, हर तरह से आपको सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप मत बोलिएगा कि इससे हमसे नहीं, कि इसको मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकूंगी। वो आपके शारीरिक क्षमता को निखारने के लिए
और साथ साथ में आपके बौद्धिक विकास के लिए सब कुछ साथ में चलता है। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो स्टाफ है आपके जीवन को लेकर गंभीर है, आपके जीवन को गंभीर है, इसलिए तो आप मेहनत कीजिएगा और नियमित स्कूल आना आपकी प्रथम जिम्मेदारी है। हर शिक्षक बोलता है आप अनुशासित रहिएगा। हर माता पिता चाहते हैं कि आप उनका सम्मान करेंगे। मैं एक चीज को बार बार आजकल बता रहा हूँ, बगमान इसी प्रकार कार्यक्रम हुआ था, वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में एसडीओपी को बुलाए थे और तब जब उनको बोलने के लिए मौका दिया गया तो उन्होंने शुरू किया, मैं बाइबल कई बार पढ़ता हूँ जब भी कि मैं अक्रिस्ते हूँ, और तब एक चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। उन्होंने कहा कि आपके बाइबल के पुराने व्यवस्था में ईश्वर की 10 आज्ञाओं को लिखा गया है। यहाँ पर कई ईसाई माता पिता मैं जानता हूँ, मैं अगर पूछूंगा तो क्या आप लोग बता सकेंगे ईश्वर की 10 आज्ञाओं में कोई एक आज्ञा को हमको सुनाई? उन्होंने कहा। जब सब कुछ चुपचाप रहे तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आप अब इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं एक चीज को बता रहा हूँ, ईश्वर की 10 आज्ञा में एक आज्ञा है, चौथी आज्ञा, उसमें कहा गया है बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान आदर सम्मान कर सकना चाहिए। विद्यार्थियों से मैं कह रहा हूँ, हम माता पिता, हमारे माता पिता यहाँ पर हैं, हम विद्यार्थी हैं, क्या हम वास्तव में हमारे माता पिताओं का सम्मान करते हैं, बड़ों का आदर सम्मान करते हैं? मान लिया हम विद्यार्थीगण छोटे बच्चे अपने से बड़ों का आदर सम्मान नहीं करते हैं तो विद्यार्जन करना हमारा बेकार है, मैं कहूँगा। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? हमारे माता पिताओं की एक सोच है, हमारी बेटी पढ़ेगी लिखेगी, कल के दिन में परिवार का नाम रोशन करेगी। बेटा पढ़ेगा लिखेगा, कल के दिन में परिवार का नाम रोशन करने के साथ साथ में गांव का नाम रोशन करेगा, रोशन करेगी, समाज का नाम रोशन करेगा, रोशन करेगी। इस प्रकार का सोच माता पिता का बनता है। इसलिए उनका कहना था सबसे पहले विद्यार्थियों को, बच्चों को अपने माता पिताओं का आदर सम्मान कर सकना चाहिए। मैं उसी को दोहराऊंगा और तब हमारे बाइबल में उसी को कहा गया है। जब मान लिया हम माता पिताओं का आदर सम्मान नहीं करते हैं, जो कि हमारे को लेकर बहुत गंभीर है, तो हम कितना ही पढ़ेंगे लिखेंगे, बड़ी अच्छी नौकरी करेंगे, फिर भी आप मान लिया माता पिताओं का सम्मान नहीं करते हैं तो हमारी शिक्षा अधूरी होगी। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको पकड़िए। आप लोग, माता पिता त्याग करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए, आप अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छी जगह पर रहेंगे, फिर भी तब आपको अपने माता पिता को आदर कर सकना चाहिए। आपकी भलाई के लिए वे सब कुछ करेंगे, आपको डांटेंगे फटकारेंगे, लेकिन सोचिएगा डांटना फटकारना आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। तो आज के दिन में मैं इस कार्यक्रम के लिए पूरे स्टाफ को मैं बधाई बोलता हूँ। और जैसे प्राचार्य ने कहा, बहुत साल तक इसका प्रकार कार्यक्रम को नहीं किया गया था। मैं चाहूंगा जैसे उनकी ओर से कहा गया, इस कार्यक्रम को कीजिएगा। जरूर समय थोड़ा देना पड़ता है, लेकिन इसी के साथ साथ में हमारे बच्चों का, विद्यार्थियों के प्रकार से चहुमुखी विकास करना, ये भी एक तरीका है। इसलिए समय नहीं मिलता है ऐसा सोच मत रखिएगा, आप समय खोजिएगा और बच्चे इसको थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा। इसके द्वारा आप चुनौतियों का सामना करना सीखेंगे। जितना कम समय आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, उतना अधिक गंभीरता से पढ़ेंगे। ये तो समय है कि उनके लोग नहीं पढ़ते। इसलिए मेरा निवेदन है शासी निकाय से भी, स्टाफ के, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं से, आप सभी माता पिताओं से भी, जब कभी कार्यक्रम इस तरह से होता है तो आप आइएगा। बच्चों की ओर से जो यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न किया जाता है, बैठिएगा, उनको प्रोत्साहन दीजिएगा, जिससे कि आपके बच्चे हर प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और तब कल के सबका एक लक्ष्य होता है यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र समाज को सुंदर बनाने का। एक बुजुर्ग आदमी जो कि जसपुर में है, वो हमेशा सभी दूसरे धर्मावलंबी है, कहता है कि हमको यहाँ ऐसे समाज का निर्माण करता है जहाँ की एक दूसरे का सब कोई सम्मान करते हैं। मैं इस धर्म का हूँ, उस धर्म का हूँ, अलग बात है, लेकिन हमको तो एक दूसरे का सम्मान कर सकना चाहिए।
एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर सकना चाहिए, धर्म का सम्मान कर सकना चाहिए, तब केवल जशपुर जिला का विकास होगा। उनका इस प्रकार से मानना है। हम उसी प्रकार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं, जिससे कि एक समुदाय बने, शिक्षित समुदाय, जहाँ कि हम एक दूसरे का सम्मान कर सकेंगे और तब केवल क्षेत्र का विकास होगा। पुनः तब आप सबको आने के बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामना विद्यार्थियों के लिए, मेरी शुभकामना स्टाफ वालों के लिए और पूरा प्रबंधन समिति के लिए। अभी कुछ दिन के बाद एक क्रिसमस है, क्रिसमस की शुभकामनाएं और नए वर्ष की भी शुभकामनाएं आप सबको। धन्यवाद।